द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए तैयार किए गए कुछ मल्टीपल चॉइस सवालों पर बात करने वाले हैं। जी। और ये सवाल 29 जनवरी 2026 की ताज़ा खबरों से जुड़े हैं, लेकिन इन्हें सिलेबस के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे जोड़ा गया है। बिल्कुल। आज हम 5 अलग-अलग क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। हाँ, हम राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखेंगे, फिर जीआई टैग्स के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड की बारीकियों को समझेंगे उसके बाद इतिहास में सूफी कवि बुल्ले शाह के दर्शन को जानेंगे। और साइंस एंड टेक में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के पीछे की फिजिक्स को परखेंगे और आखिर में अर्बन लोकल बॉडीज के गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर भी एक नजर डालेंगे। तो हमारा मिशन साफ है, सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि हर स्टेटमेंट की एक तरह से चीर-फाड़ करके ये समझना कि वो सही या गलत क्यों है। और ये भी कि परीक्षक किस तरह की सोच के साथ सवाल बनाते हैं, वो ट्रैप्स कैसे सेट करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर है। खबर यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र से पहले संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। और सवाल के 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला ये कि संविधान का अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और हर साल के पहले सत्र में एक विशेष अभिभाषण देंगे। दूसरा, ये अभिभाषण एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसे राष्ट्रपति सचिवालय विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर तैयार करता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। और तीसरा, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो पाता तो इसे सरकार की हार माना जाता है। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो मुझे थोड़ा खटक रहा है। हाँ, ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है कि सरकार अपना एजेंडा विपक्ष से पूछकर बनाएगी। असल में तो ये सरकार का ही विजन डॉक्यूमेंट होता है जिसे राष्ट्रपति बस पढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्टेटमेंट 2 पूरी तरह से गलत है और ये एक कॉमन ट्रैप है जहां एस्पिरेंट्स फंस सकते हैं। अच्छा। राष्ट्रपति का अभिभाषण असल में सरकार का अभिभाषण होता है। इसे कैबिनेट तैयार करती है। ये आने वाले साल के लिए सरकार की नीतियों, योजनाओं और लेजिस्लेटिव एजेंडा का खाका होता है। तो इसमें निष्पक्षता का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से सत्ताधारी दल की विचारधारा का प्रतिबिंब होता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कंपनी की सालाना मीटिंग में सीईओ एक रिपोर्ट पढ़ता है जो असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तैयार की होती है। सीईओ सिर्फ उसे आवाज दे रहा है। बेहतरीन एनालॉजी है। राष्ट्रपति यहाँ देश के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर सरकार की आवाज बन रहे हैं। अब बाकी 2 स्टेटमेंट्स को देखिए। जी। पहला स्टेटमेंट, जो अनुच्छेद 87 के बारे में है, वो पूरी तरह से तथ्यात्मक और सही है। ये संविधान में साफ-साफ लिखा हुआ है। और तीसरे स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? सरकार की हार। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। क्या सच में धन्यवाद प्रस्ताव का गिरना इतना गंभीर मामला है? हाँ, ये बहुत गंभीर है। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये सरकार की नीतियों पर सदन के विश्वास का प्रतीक है। अच्छा। अगर लोकसभा, जहां सरकार को बहुमत चाहिए होता है, इस प्रस्ताव को गिरा देती है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। तो फिर? संवैधानिक परंपरा के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह ही प्रभावी हो जाता है। इसका मतलब केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही है? तो सही जवाब विकल्प बी हुआ। एकदम सही। ये सवाल राष्ट्रपति की शक्तियों से ज्यादा सरकार की जवाबदेही के बारे में है। बिल्कुल। चलिए अब पॉलिसी से हटकर इकोनॉमिक्स और ट्रेड पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस यानी कि जीआई टैग से जुड़ा है। इसका संदर्भ भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत से है, जहां जीआई टैग एक बड़ा मुद्दा है। जी, तो इसके स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का जो जीआई टैग कानून है 1999 वाला, वो डब्ल्यूटीओ के ट्रिप समझौते के तहत अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए बनाया गया था। दूसरा, जीआई टैग मिलने के बाद ये 20 साल तक वैध रहता है और इसे रिन्यू नहीं किया जा सकता। और तीसरा कि ट्रेडमार्क के विपरीत जीआई टैग किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। यहाँ फिर से वो दूसरा स्टेटमेंट मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 20 साल की अवधि, ये तो पेटेंट के लिए होती है ना? हाँ, आमतौर पर। जहाँ एक आविष्कारक को एक सीमित समय के लिए डुकपेर मिलता है, लेकिन जीआई टैग तो किसी क्षेत्र की सदियों पुरानी विरासत से जुड़ा होता है।
उसे 20 साल में कैसे सीमित कर सकते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है। आपकी सोच बिल्कुल सही दिशा में है। स्टेटमेंट 2 गलत है। अच्छा, तो क्या है सही अवधि? जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैध होता है, 20 साल के लिए नहीं। और सबसे जरूरी बात, इसे हर 10 साल बाद रिन्यू कराया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए। मतलब हमेशा के लिए? हाँ, जब तक उस जगह की खासियत और गुणवत्ता बनी रहती है, जीआई टैग भी बना रह सकता है। तो बाकी के 2 स्टेटमेंट सही है। ट्रिप्स वाला पॉइंट और कम्युनिटी राइट वाला? जी हाँ, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट ने सभी सदस्य देशों के लिए बौद्धिक संपदा की रक्षा करना जरूरी बना दिया था, और जीआई टैग उसी का एक हिस्सा था। तो भारत ने यह कानून अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने के लिए ही बनाया था? बिल्कुल। और तीसरा स्टेटमेंट जो कम्युनिटी राइट की बात करता है, वो तो जीआई टैग का असल सार है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि दार्जिलिंग चाय पर किसी एक कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता। ये दार्जिलिंग के उन सभी बागानों का सामूहिक हक है जो उस पारंपरिक तरीके से चाय उगाते हैं। जी। ये उस जगह की पहचान है, जबकि ट्रेडमार्क जैसे किसी कंपनी का लोगो वो उसकी निजी संपत्ति होता है। यही जीआई टैग और ट्रेडमार्क के बीच का बुनियादी फर्क है। तो एक बार फिर स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, यानी सही जवाब हुआ विकल्प बी। एकदम। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे एक स्थानीय उत्पाद की पहचान वैश्विक व्यापार नियमों से जुड़ी हुई है। चलिए अब व्यापार से संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल 17वीं सदी के महान सूफी कवि बुल्ले शाह के दर्शन पर आधारित एक लेख से है। सवाल के स्टेटमेंट्स हैं। पहला, वो सूफीवाद के कादरी सिलसिले से जुड़े थे। दूसरा, वो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और उन्होंने सिर्फ फारसी में लिखा। और तीसरा, उनकी कविता, जिसे काफी कहते हैं, अक्सर धार्मिक कट्टरता की आलोचना करती थी और इश्क यानी दिव्य प्रेम पर जोर देती थी। यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एक क्लासिक ट्रैप है, कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 पूरी तरह गलत है। बुल्ले शाह का समय था लगभग 1680 से 1757। अच्छा, और अकबर का? अकबर का शासन तो 1605 में ही खत्म हो गया था। बुल्ले शाह औरंगजेब और उसके बाद के जो मुगल थे उनके समकालीन थे। और भाषा की बात? भाषा की बात करें तो वो फारसी जानते थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का कारण है पंजाबी में लिखी उनकी कविता, जो आम लोगों की जुबान थी। तो इसका मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। कादरी सिलसिला और काफी की उनकी फिलॉसफी। बिल्कुल सही। पहला स्टेटमेंट सही है, उनके गुरु थे शाह इनायत कादरी, इसलिए वो कादरी सिलसिले का हिस्सा बने। और तीसरा स्टेटमेंट तो बुल्ले शाह की पहचान ही है। उनकी काफियां धार्मिक पाखंड, जात-पात और बाहरी आडंबरों पर सीधा प्रहार करती थीं। उनका मानना था कि ईश्वर को पाने का रास्ता किसी रस्म में नहीं, बल्कि इश्क़ हकीकी यानी सच्चे दिव्य प्रेम में है। बुल्ला की जाना मैं कौन, उनकी ये पंक्तियां आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। तो इस सवाल में स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, जिसका मतलब है सही जवाब विकल्प सी है। जी। ये सवाल हमें सिखाता है कि इतिहास में सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि सही समय सीमा और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना कितना जरूरी है। अब संस्कृति की दुनिया से निकलकर आधुनिक तकनीक और हथियारों की दुनिया में चलते हैं। अगला सवाल साइंस एंड टेक से है। वेनेजुएला में इस्तेमाल हुए डिस्कॉम्बोबुलेटर नाम के एक सिस्टम पर लेख है, जिसे एक सोनिक हथियार बताया गया है। इंटरेस्टिंग नाम है। सवाल के स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला, लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइसेस यानी LRAD 2 तरह से काम कर सकते हैं। दूर तक साफ आवाज में संदेश पहुंचाने के लिए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक गैर घातक हथियार के रूप में। और दूसरा, हवाना सिंड्रोम राजनयिकों में देखे गए कुछ मेडिकल सिम्टम्स हैं, जिनका कारण अक्सर हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स या सोनिक एनर्जी को माना जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि सोनिक हथियार वैक्यूम यानी निर्वात में भी काम करते हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष युद्ध के लिए बहुत प्रभावी बनाता है। ये तीसरा स्टेटमेंट तो मुझे स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट जैसा लग रहा है। ध्वनि और वैक्यूम का रिश्ता तो हम सबने पढ़ा है। बिल्कुल। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेक है। स्टेटमेंट 3 हास्यास्पद रूप से गलत है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, हवा, पानी या कोई ठोस चीज। जी। अंतरिक्ष के वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए वहां ध्वनि यात्रा कर ही नहीं सकती। तो अंतरिक्ष में सोनिक हथियारों का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो साफ हो गया। इसका मतलब पहले 2 स्टेटमेंट सही होंगे। LRADs और हवाना सिंड्रोम ये दोनों ही आजकल खबरों में रहते हैं। जी। स्टेटमेंट 1 सही है।
LRADs का दोहरा इस्तेमाल होता है। आपदा के समय ये घोषणा करने के काम आते हैं और समुद्री डाकुओं को जहाज़ों से दूर रखने या दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए एक असहनीय लेकिन गैर घातक ध्वनि की किरण भी फेंक सकते हैं। और हवाना सिंड्रोम? और स्टेटमेंट 2 भी सही है। हवाना सिंड्रोम एक बहुत ही रहस्यमयी और वास्तविक भू राजनीतिक मुद्दा है। दुनिया भर में अमेरिकी राजनयिकों ने अजीब सिरदर्द, चक्कर और याददाश्त की समस्याओं की शिकायत की है। इसका कारण क्या है? पक्का सबूत तो किसी के पास नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि ये किसी तरह के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का हमला हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, जिसका मतलब है सही जवाब विकल्प बी है। ये सवाल दिखाता है कि कैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें भी विज्ञान के सबसे बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी होती हैं। चलिए अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, जो हमें वापस राज्य व्यवस्था की ओर ले जाता है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर। ये सवाल शहरीकरण और लोकल बॉडीज के कामकाज पर एक एडिटोरियल से लिया गया है और ये 74th संवैधानिक संशोधन 1992 के बारे में है। इसके 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, यह 3 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाली सभी नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य करता है। दूसरा, यह महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। और तीसरा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी DPC जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार है। पिछले सवालों के विपरीत इसमें मुझे कोई ऑब्वियस ट्रिक या ट्रैप नजर नहीं आ रहा। तीनों स्टेटमेंट्स काफी तथ्यात्मक और सीधे लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सवाल आपकी याददाश्त और संविधान के प्रावधानों की सीधी समझ का परीक्षण कर रहा है। आप सही कह रही हैं। कभी-कभी सवाल सिर्फ ये परखने के लिए होते हैं कि आपको कानून की मुख्य बातें पता हैं या नहीं। और इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तीनों सही हैं? जी हाँ। पहला स्टेटमेंट, जो अनुच्छेद 243S पर आधारित है, सही है। बड़े शहरों में शासन को और भी ग्रासरूट्स लेवल तक ले जाने के लिए वार्ड समितियों का प्रावधान है। और दूसरा स्टेटमेंट, जो अनुच्छेद 243T से जुड़ा है, वो भी सही है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर है, जो स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। और DPC वाला? और तीसरा स्टेटमेंट अनुच्छेद 243ZD के तहत भी सही है। DPC का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि गांव और शहर के विकास की योजनाएं अलग-थलग ना बने, बल्कि पूरे जिले के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान तैयार हो। तो सवाल का सही जवाब विकल्प डी है, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों शामिल हैं। जी। यह सवाल हमें याद दिलाता है कि शासन सिर्फ संसद या विधानसभाओं में नहीं होता, बल्कि हमारे शहरों और गांवों के स्तर पर भी होता है। तो आज हमने इन 5 सवालों के जरिए देखा कि कैसे दिन प्रतिदिन की खबरें हमारे सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती हैं। तो आज की चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि तैयारी का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे एनालाइज करना, कनेक्शंस ढूंढना और परीक्षक के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करना भी है। बिल्कुल। हर सवाल के पीछे एक तर्क होता है, एक जाल होता है और एक गहरा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। बिल्कुल। असली काबिलियत तथ्यों को रटने में नहीं, बल्कि यह पहचानने में है कि बुल्ले शाह का समय अकबर का नहीं था या GI टैग की वैधता 10 साल है, 20 नहीं। ये क्रिटिकल थिंकिंग का खेल है। सही बात है। आपको सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या सही है, बल्कि ये भी जानना है कि कोई चीज गलत क्यों है। इसी सोच के साथ आज हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या प्रतियोगी परीक्षाओं का ये तरीका, जो करंट अफेयर्स को स्टैटिक नॉलेज से जोड़ता है, सीखने वालों को एक बेहतर, ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है, या ये सिर्फ जानकारी को और जटिल बनाकर परीक्षा पास करने की एक और बाधा खड़ी कर देता है?